हाय गाइस, हम लोग कंपोजिबल टॉपिक देखते हैं व्यू जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजफुल टॉपिक है, तो ध्यान से समझिए इसको। अ कंपोजिबल इज अ फंक्शन दैट लेवरेजेस व्यूज कंपोजिशन एपीआई टू इनकैप्सुलेट एंड रीयूज स्टेटफुल लॉजिक्स। कंपोजिबल एक तरह का फंक्शन है जिसमें हम लोग कंपोजिशन एपीआई के जो फीचर्स हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि रैप, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, वॉच इफेक्ट, वॉच, ये सारी चीज़ें आपको कंपोजिबल फंक्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो कंपोजिशन एपीआई का जो भी फीचर होता है वो आपको कंपोजिबल फंक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसमें हम लोग जो हमारा स्टेटफुल लॉजिक होता है उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। कंपोजिबल फंक्शन बनाकर अपने स्टेटफुल लॉजिक्स को रीयूज़ कर सकते हैं। क्यों हमें बनाना चाहिए कंपोजिबल फंक्शन, ये समझते हैं जरा डिटेल में। और इफ़ वी वांट टू रीयूज़ द सेम लॉजिक इन मल्टीपल कंपोनेंट्स देन वी कैन एक्सट्रैक्ट द लॉजिक इनटू एन एक्सटर्नल फाइल एज अ कंपोजिबल फंक्शन। तो कंपोजिबल फंक्शन बेसिकली हम लोग किसी एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं। जैसे हमने एक फाइल बना लिया name.js और वहाँ पर हम लोग अपना कंपोजिबल फंक्शन लिखेंगे। तो जो सेम लॉजिक होता है, मान लीजिए कि कोई किसी 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक हो गया। अब ये मुझे हर एक कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो मैं 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक हर एक कंपोनेंट में तो लिखूंगा नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपोजिबल फंक्शन बना लेता हूँ और जहाँ भी मुझे 2 नंबर को ऐड करना हो वहाँ पर मैं बस इस कंपोजिबल फंक्शन को इम्पोर्ट कर लूँगा और इसका इस्तेमाल करूँगा और इस कंपोनेंट में मुझे 2 नंबर को ऐड करने का फीचर मिल जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि वैसा लॉजिक जो कि बार बार आपको यूज़ करना हो, उस लॉजिक को आप अपने कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में रख दीजिए। फिर आपको जिस भी कंपोनेंट में इसको यूज़ करना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ कहने का मतलब हो गया। और जो हमारा कंपोजिबल फंक्शन बनेगा वह बनेगा एक सेपरेट फाइल में, यानी कि .js करके कोई फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। कंपोजिबल कैन बी एक्सट्रैक्टेड नॉट ओनली फॉर रीयूज़ बट ऑल्सो फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसका सिर्फ यूज़ आप रीयूज़ के लिए कर रहे हैं, मतलब कंपोजिबल फंक्शन आप बना रहे हैं रीयूज़ के लिए, लॉजिक रीयूज़ के लिए, तो ये ठीक है, ये तो है ही, इसके लिए तो कंपोजिबल फंक्शन बना ही है। साथ ही साथ कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक कंपोनेंट में बहुत सारे कोड आपने लिख डालें, उसको मेंटेन करना आपके लिए समस्या हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा फंक्शन, कोई एक ऐसा लॉजिक उठा लीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए किसी कंपोजिबल फंक्शन में। फिर उस कंपोजिबल फंक्शन को आप इंपोर्ट करके उस कंपोनेंट में अपना काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोड को सेपरेट भी कर सकते हैं और वेल ऑर्गेनाइज बना सकते हैं कंपोजिबल फंक्शन का इस्तेमाल करके। वन कंपोजिबल फंक्शन कैन कॉल वन और मोर अदर कंपोजिबल फंक्शन। तो एक कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में एक या एक से अधिक कंपोजिबल फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, यानी कि नेस्टेड कर सकते हैं आप कंपोजिबल फंक्शन का। इट इज़ अ कन्वेंशन टू नेम कंपोजिबल फंक्शंस विद केमल केस नेम्स दैट स्टार्ट विद यूज़। केमल केस इसका नेमिंग कन्वेंशन है। साथ में हर नाम के आगे यूज़ लगाना, जिससे कि जितने भी प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, सबको समझ में आए देख कर कि ये जो फंक्शन है ये कंपोजिबल फंक्शन है। तो नाम लिखना है केमल केस में और हर नाम के आगे आपको यूज़ कीवर्ड लगा देना है। इसमें 2 स्टेप हैं बेसिकली। एक तो है क्रिएट करना, क्रिएट कंपोजिबल फंक्शन, और दूसरा है यूज़ कंपोजिबल फंक्शन। तो पहले क्रिएट करना देखेंगे, फिर क्रिएट जब कर लेंगे तो उसको यूज़ कैसे करते हैं कंपोनेंट में वो दिखाऊंगा। आप एक या एक से अधिक कंपोनेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक ही कंपोनेंट में दिखाऊंगा, लेकिन सेम तरीके से आप दूसरे कंपोनेंट में अगर वही सेम लॉजिक चाहिए तो उसको आप यूज़ कर पाएंगे सेम तरीके से। यानी कि इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कंपोजिबल names.js नाम से एक फाइल बनाया। कंपोजिबल नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाया है name.js। आप अपने फोल्डर का या फिर फाइल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इस फोल्डर का नाम यूजेस रखते हैं, यूज़ रखते हैं, तो आप वो उस तरीके से नाम भी रख सकते हैं। इंपोर्ट कर लिया मैंने ref ऑन माउंटेड और ऑन अनमाउंटेड फ्रॉम व्यू। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये मेरा कंपोजिबल फंक्शन है, तो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन। और मैंने यहाँ पर नाम रखा हुआ है यूज़ नेम। मेरा एक ही वर्ड था नेम, तो मैंने यूज़ नेम इस तरीके से लिखा। आपका मे भी कुछ बड़ा सा नाम है, जैसे यूज़ फर्स्ट नेम, तो उस तरीके से भी हो सकता है। फर्स्ट नेम आपका नाम हो गया और यूज़ आपको लगाना है। यहाँ पर मेरे फंक्शन का नाम नेम हो गया और यूज़ मैंने लगाना है पहले, नाम के पहले। जो मैंने आपको बताया था कि ये कन्वेंशन होता है। तो कोई किसी फंक्शन के आगे अगर कोई यूज़ देखेगा तो वो समझेगा कि ये कंपोजिबल फंक्शन है। यानी कि कोई प्रोग्रामर अगर आपके अलावा कोई और देखेगा तो वो समझ में आएगा कि ये कंपोजिबल फंक्शन बनाया गया है। इसके अंदर मैंने 2 रेफ बनाया है। रेफ देख सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस तरीके से। इसलिए मैंने रेफ को इंपोर्ट करके पहले से रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसके अंदर में एक और फंक्शन बनाया, नॉर्मल सा जस्ट फंक्शन है। नाम रखा है इसका अपडेट नेम, और यहाँ पर फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, चूँकि रेफ एट डॉट वैल्यू करके हमें लिखना है। और फेकर डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, ये फेकर में एक फेकर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एक लाइब्रेरी का,
जो कि हमें फर्स्ट नेम देगा जनरेट करके। तो ये ऑटोमेटिक होता है, फेकर में भी आप लोगों ने यूज़ किया, नहीं यूज़ किया तो आप सीख लीजिएगा इसको। इसका कंपोजिबल से कोई लेना देना नहीं है, बस ये नेम जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायनेमिकली, रैंडमली कोई भी नाम जनरेट करके मैं देगा। उससे इस लास्ट नेम के लिए हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसको माउस मूव में हम लोग अपडेट करवाएंगे। तो मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया माउस मूव का, और जो कि अपडेट नेम को रन करेगा जब भी माउस मूव होगा तब, और ये ऑन माउंटेड पे हमारा काम करेगा। इसी तरीके से इस इवेंट को मैं रिमूव कर दूंगा जब मेरा ऑन माउंट होगा कंपोनेंट उस केस में। इसके बाद इसको सिंपली रिटर्न कर देना है। जो भी आपका प्रॉपर्टी होगा जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के तौर पर। अब इसको यूज़ करने की बात करें, यूज़ कंपोजल फंक्शन, तो सेटअप स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर में डायरेक्टली आप इसको पहले इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिए। फिर चूँकि हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया होता है उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं आप इस तरीके से, यूज़ नेम लिखा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया। फिर इसको टेम्पलेट में आराम से जैसे यूज़ करते हैं नॉर्मली वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखिए कि ईच कॉम्पोनेंट इंस्टेंस कॉलिंग कंपोजल फंक्शन विल क्रिएट इट्स ऑन कॉपीज ऑफ स्टेट सो दे वॉन्ट इंटरफियर विथ वन अनदर। यानी कि हमने मान लीजिए कि कंपोनेंट ए में यूज़ नेम को यूज़ किया तो यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो होगा ये अपना इसका होगा। कंपोनेंट बी में अगर हमने सेम यही यूज़ किया यूज़ नेम तो वहाँ जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का वैल्यू होगा वह अपना उसका अलग होगा। तो दोनों का अलग अलग कॉपीज़ क्रिएट होता है। वही लिखा गया कि ईच कॉम्पोनेंट इंस्टेंस, हर एक कंपोनेंट इंस्टेंस जो कि कॉल कर रहा है किसी कंपोजेबल फंक्शन को, वह क्रिएट करेगा अपना खुद का कॉपी ऑफ स्टेट। यानी कि जो स्टेट हमने बनाया जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा स्टेट है, रेफ स्टेट है, रिएक्टिव स्टेट है, तो उसका अपना वह कॉपी क्रिएट करेगा जिससे कि दो अलग अलग कंपोनेंट में अगर इसका इस्तेमाल किया तो दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं, यानी कि यहाँ चेंज किया तो वहाँ चेंज ना हो जाए। इसी वजह से इसको इस तरीके से बनाया गया है कंपोजेबल फंक्शन में। तो हर एक कंपोनेंट के लिए वो अपना अपना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कंपोजेबल शुड ओनली बी कॉल्ड सिंक्रोनसली इन स्क्रिप्ट सेटअप। तो स्क्रिप्ट सेटअप के अंदर सिंक्रोनसली इसको कॉल कर सकते हैं आप ओनली। इसके साथ ही आप जितने भी लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं उनके अंदर में भी इसको कॉल किया जा सकता है। जैसे ऑन माउंटेड हो गया, ऑन अनमाउंटेड हो गया, ऑन अपडेट हो गया, ऑन बिफोर अपडेट हो गया, ये सारे जो लाइफ साइकिल हुक्स मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे इसमें कि कंपोजल फंक्शन कैसे आर्गुमेंट के साथ हम लोग बनाते हैं और कंपोजल फंक्शन विथ रेफ्स कैसे बनाते हैं। पहले तो हम लोग नॉर्मल से एक कंपोजल फंक्शन बनाकर देखेंगे, उसके बाद आपको विथ आर्गुमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे विथ रेफ्स। तो थ्योरी इतना ही था, इसका प्रैक्टिकल देखिए ज़्यादा मज़ा भी आएगा और इसको समझ में भी ज़्यादा आएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोड को अगर ऑर्गेनाइज करना अच्छे तरीके से तो और रीयूज़ करना है उसके लिए भी। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट npm क्या था INIT व्यू लेटेस्ट इंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पर 36 लिखना है, CH36 हमें CH36 इंटरप्रेस, फिर इंटरप्रेस करते जाना है और CD CH36 और npm i लिख के बस मस्ती कीजिए, मतलब इसको सारे पैकेज को इंस्टॉल होने दीजिए। इसके साथ ही हम लोग एक और पैकेज इसमें यूज़ करेंगे फेकर पैकेज, वो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। देखिए ये है faker.js.dev, ये क्या करता है फेक डेटा आपको क्रिएट कर देता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके गेट स्टार्टर में क्लिक करेंगे, बहुत ही छोटा सा पैकेज है और यूजफुल पैकेज है। इंस्टॉल करने का तरीका ये है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। इसका कंपोजल फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर रहा हूँ नेम जनरेट करने के लिए। तो npm इंस्टॉल और faker.js और फेकर लिखा इंटरप्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। तो यूज़ करने के लिए थोड़ा सा जूम करते हैं। यूज़ करने के लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद देखिए अगर आपको फुल नेम चाहिए तो आप faker.name.fullname इस तरीके से कॉल करेंगे तो आपको एक इस तरीके का फुल नेम दे देगा। अगर आपको कोई ईमेल चाहिए तो faker.internet.email तो इस तरीके से ईमेल आपको दे देगा। बट मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए कहीं नेम होगा लिखा हुआ, इसमें बहुत सारे API का इसका डॉक्यूमेंटेशन है ये। तो इसमें नेम में क्लिक करूँ, देखिए नेम में क्लिक किया तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऑन दिस पेज फाइंड नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, जेंडर, जॉब एरिया, जॉब डिस्क्रिप्टर, जॉब टाइटल, जॉब टाइप, फिर लास्ट नेम, मिडिल नेम, प्रीफिक्स, सेक्स टाइप और सुफिक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मुझे इसमें से क्या चाहिए, फर्स्ट नेम। तो मैं अगर फर्स्ट नेम में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यूज़ करने का तरीका बताएगा। ये जूम करता हूँ मैं, देखिए यूज़ करने का तरीका क्या बताया कि faker.name फर्स्ट नेम ये नहीं चाहिए, मेल फीमेल करके मुझे इस तरीके से नहीं देखना, मतलब मुझे जेंडर पे डिपेंड नहीं करना नाम को। तो मुझे क्या कहते हैं सिंपली कोई भी नाम दे दी मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये यूज़ करेंगे faker.firstName, ये वाला, इसी में फर्स्ट नेम मिल जाएगा। उसी तरीके से लास्ट नेम का यहाँ पर होगा, देखिए कहीं ना कहीं लास्ट नेम का होगा,
देखिए लास्ट नेम का, तो हम लोग अगर ये लिखेंगे तो हमें कोई एक रैंडम सा लास्ट नेम ये जनरेट करके दे देगा, तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ नाम जनरेट करने के लिए। तो बस इसको क्लोज कर देता हूँ, समझ में आ ही गया होगा आपको। Vue.js सब सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा, npm आपको पता होगा होपफुली, तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर आते हैं और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी क्या करना है, स्टार्टर से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो SRC में कंपोनेंट ये और ये दोनों कॉपी किया, और यहाँ पर आइए फिर SRC ये डिलीट कर दीजिए यहाँ से। एसेट्स में सारी चीज़ें डिलीट कर दें, CSS जो भी है वो डिलीट कर दिया। इसके अलावा जो हमने कॉपी किया था स्टार्टर से, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और main.js से ये हम लोग डिलीट कर देंगे, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया हुआ है फाइल ही। सेव किया, सेव के बाद इसको रन कीजिए, npm run dev। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक ब्लैंक यहाँ पर टेम्पलेट दिखेगा, खाली बिल्कुल, कोई विदाउट एनी एरर। तो ये हमारा एक टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट हो गया तैयार। अभी हम इसमें देखेंगे कंपोजेबल फंक्शन कैसे बनाते हैं, सारे कोड देखेंगे। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है hello.view, इसका पेरेंट कंपोनेंट है app.view, ये हमने इसको हेलो यहाँ रेंडर होने के लिए दिया हुआ है, और app.view को हमने माउंट किया हुआ है अपने इस डिव में, यानी कि जिसकी भी आईडी ऐप होगी उस डिव में। इसको क्लोज करते हैं। इसमें पेरेंट का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ hello.view रहेगा, और कुछ हमें यहाँ पर फोल्डर और फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिससे आगे बढ़ेंगे वैसे। सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग कंपोजेबल फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या समस्या हमारे लिए खड़ी होती है। हम लोग एक यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट और फ्रॉम व्यू। क्या इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम, इंपोर्ट कर लेते हैं रेफ इंपोर्ट कर लिया, ऑन माउंट ये इंपोर्ट कर लिया, ऑन अनमाउंटेड ये हमने 3 चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फेकर भी यूज़ करना है, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है, फेकर, और कहाँ से इंपोर्ट करना है इसको, जब हमने इंस्टॉल किया था पैकेज उसको मैं इंपोर्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका कंपोजेबल API से, इस माफ कीजिए, इसका कंपोजेबल फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर बड़ा सा एरर आ गया, क्यों आ गया भाई, ये क्या कह रहा है कि फेकर ये जो है, ओके ये यहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा, इसको इंपोर्ट करने का डॉक्यूमेंटेशन से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से करने की वजह ये यहाँ से होगा। ठीक है, अब कोई एरर नहीं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने इंपोर्ट की। साथ में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट और फर्स्ट नेम, अब इसको कॉन्स्ट के बजाय लेट भी लिख सकते हैं, लेट। हमने रैप बनाना है, तो रैप बनाया मैंने, इसको खाली रखा, आप नल दे सकते हैं, और यहाँ पर लास्ट नेम। दो हमने यहाँ पर स्टेट बनाया हुआ है। अभी एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन अपडेट नेम, और यहाँ पर अपडेट करेंगे नेम को। तो फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू होगा, बिकॉज ये रैप है, रैप ऑब्जेक्ट है। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पर नाम असाइन करेंगे, कोई एक नाम। तो नाम हम लोग खुद का ऐसे स्टैटिकली देने के बजाय हम लोग फेकर जो है इसका यूज़ करेंगे, जैसे हमारा रैंडमली कोई नाम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा हर एक रिफ्रेश पे नहीं तो हम लोग यहाँ पर माउस मूव में करवाएंगे। तो लिखना है फेकर डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, इस तरीके से। अभी ये फर्स्ट नेम और ये फर्स्ट नेम आपको सेम लग रहा होगा, बट ये नहीं है, ये फेकर का अपना फर्स्ट नेम है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ये हमारा अपना खुद का ये वाला स्टेट का लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से लास्ट नेम के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं इसको, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा इससे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये चेंज कब होगा, यानी कि ये जो फंक्शन होगा हमारा कॉल कब होना चाहिए। तो ये कॉल होने का आप एक बटन दे सकते हैं, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि माउस मूव में हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन माउंटेड को यूज़ करता हूँ। ऑन माउंटेड, इसमें कॉल बैक लगेगा कुछ इस तरीके से। कर्ली नहीं देते हैं इसमें, डायरेक्टली हम लोग लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, कहेंगे विंडोज़ डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें इवेंट का नाम लिखेंगे कौन से इवेंट पे। तो माउस मूव लिखा, और इसके होने पर क्या चलना चाहिए, अपडेट नेम। तो हमने ये लिख दिया। इस तरीके से ये ऑन माउंट पे हम लोग रिमूव कर देंगे, तो ऑन अनमाउंटेड, और इस पर क्या करना है, ऐड करने के बजाय यहाँ पर इस इवेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, सो ये हो गया काम। अभी अगर हम लोग इसको देखें, और इसको मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट में ज़रा सा डिस्प्ले कर लेता हूँ। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, और एक तो H2 में पहले यहाँ लिख देता हूँ हेलो कंपोनेंट है ये, तो पता चलना चाहिए कि कौन सा हेलो कंपोनेंट। अभी H2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि फुल नेम कैसे मिलेगा, एक तो फर्स्ट नेम का प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे, तो उससे फर्स्ट नेम मिल जाएगा, और लास्ट नेम
तो इससे हमें लास्ट नेम चाहिए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश कीजिए। अभी आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, इसमें एरर आ रहा है, विंडोज़ इज़ नॉट डिफाइंड बाय। ओके, ये विंडोज़ नहीं है, विंडो होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है इस पर। इसको सेव किया, अभी हमारा ये काम करना चाहिए। यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश किया, देखिए अभी आपको फुल नेम खाली दिख रहा होगा, लेकिन हमारा माउंट हो चुका है। और जैसे ही हमारा माउस मूव का इवेंट फायर होगा वैसे ही अपडेट नेम हमारा चलेगा। जैसे अपडेट नेम चलेगा वैसे ही हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टेट में डेटा जाना शुरू होगा। देखिए मैं यहाँ पर आया, ये माउस जैसे मूव करेंगे वैसे से मेरा नेम चेंज होता जाएगा। चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया सा ये एग्जांपल है एक। तो ये नेम चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए माउस जैसे आप हिलाएंगे, मूव करेंगे, वैसे वैसे ये आपका नाम चेंज होगा। तो ये हो गया एक बेसिक सा हमारा एक ये कंपोनेंट पे एक लॉजिक है। अभी मान लीजिए कि यही सेम लॉजिक मुझे किसी a.view फाइल या फिर किसी user.view फाइल में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सेम कोड कॉपी करके फिर उसमें लेके जाना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। तो ऐसा करने के बजाय ये कहता है कि आप इस लॉजिक को कंपोजर फंक्शन में रख दीजिए, फिर जहाँ जहाँ भी जिस कंपोनेंट में आवश्यकता पड़े वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ एक और user.js, माफ़ कीजिएगा js नहीं, user.view बनाता हूँ और यहाँ पे मुझे सेम चीज़ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो कोड तो रिडंडेंट हो गया, यहाँ भी वही कोड लिखा है, वही लॉजिक है, यहाँ भी वही लॉजिक है। तो इस तरीके से करने के वजह आप इस लॉजिक को एक कंपोजर फंक्शन में रख दीजिए, फिर आप उसका इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं और इस कंपोनेंट भी कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है, यही यूज़ है कंपोजर फंक्शन का। तो इसको मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से user.view को डिलीट कर देता हूँ। ये बस मैंने ऐसे आपको बता दिया कि इसका यूज़ केस क्या है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक को कंपोजर फंक्शन में डालेंगे। तो कैसे बनाएंगे, कैसे, उसके लिए हमें एक फोल्डर पहले क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज हमारा जितना भी कंपोजर फंक्शन एक फोल्डर में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग यहाँ पर SRC में आते हैं और इसमें राइट क्लिक करके नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, और आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने कंपोजेबल से इसका नाम रखा हुआ है। कंपोजेबल के अंदर में एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये नेम के लिए तो name.js में रख देता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हैं। और ये JS फाइल होगा, याद रखिएगा .js लिखना है। ये लिखा, उसके बाद इसमें आप फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग, कि कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको लिखना है यहाँ पर एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम, जैसे मेरे केस में नेम है तो मैंने नेम इस तरीके से लिख सकता हूँ। बट नेमिंग कन्वेंशन कहता है कि जब भी आप फंक्शन का नाम लिखें, खास करके कंपोजर फंक्शन का, तो आपको यहाँ पर यूज़ लिखना है स्टार्ट में, और केमल केस फॉलो करना है। तो 2 वर्ड में आ जाता है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, यूज़ नेम, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन का नाम इस तरीके से होता कि फर्स्ट नेम इस तरीके से, तो इसको पहले केमल केस में आपको करना होता फर्स्ट नेम इस तरीके से, फिर आप यहाँ पर यूज़ लिख देते हैं, यूज़ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो फर्स्ट है उसका ये कैपिटल कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, बट यूज़ लगा के रखिए जिससे कि चीज़ें हैं क्लियर रहे और सभी प्रोग्रामर को समझ में आए, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो कीजिए। तो ये बन गया हमारा कंपोजर फंक्शन। अब इसके अंदर में आप जो लॉजिक है उसको उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर जो लॉजिक है हमारा ये है कि 2 स्टेट होना चाहिए, तो ये 2 स्टेट हम लोग पहले कॉपी करेंगे और इसके अंदर में डाल देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट इनकैप्सुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय द कंपोजर। जो स्टेट होगा ये इनकैप्सुलेट हो गया और मैनेज किया जाएगा इस कंपोजर फंक्शन के द्वारा। तो हमने ये ले लिया। अभी ये फंक्शन भी हमें चाहिए, ये हमारा मेन लॉजिक है, तो इसको कॉपी किया और इस फंक्शन को यहाँ पर चिपका देंगे, चिपकाया। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन है, ये एक कंपोजेबल कैन अपडेट इट्स मैनेज्ड स्टेट ओवर टाइम। तो जो भी स्टेट उसको ये मैनेज कर सकता है कंपोजेबल फंक्शन, वही यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद और क्या लॉजिक है, और ये वाला लॉजिक है, ये वाला लॉजिक, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग अ कंपोजेबल कैन आल्सो हुक इनटू इट्स ऑनर कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल हुक टू सेटअप एंड टियर डाउन साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स के लिए हम लोग इसको इस लाइफ साइकिल हुक के अंदर में इवेंट्स को कॉल करके और इवेंट्स लगा रहे हैं, और अपना जो हमारा ये फंक्शन है मेथड उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको, चूँकि ये हमारे यूज़ करना है अलग अलग कंपोनेंट में, यूज़ क्या करेंगे, या तो ये दोनों यूज़ करेंगे या फिर ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जो भी आपको यूज़ करना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर फंक्शन हो, उसको आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आइए, लिखिए रिटर्न, और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया। ये हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा था, हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अभी ये पूरा का पूरा कोड मैं
कमेंट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले चूँकि मैंने यहाँ पर फेकर यूज़ किया हुआ तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ हम लोग इंपोर्ट करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों की इंपोर्ट कर लिया हुआ, अब हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था विदाउट कंपोजेबल वी कांट री यूज़ द लॉजिक। ये सेम लॉजिक आप अलग अलग कमेंट में रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस लॉजिक को क्या कि सेपरेट कर दिया एक कंपोजेबल फंक्शन में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं नीचे कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका कोई यूज़ नहीं, इसको कर देते हैं कमेंट। ये हमने कमेंट कर दिया। अब चूँकि हमारा कंपोजेबल फंक्शन तैयार है, तो हम लोगों को सेम वही जो हम लोग अभी यहाँ लिखा था वही चीज़ हमें यहाँ चाहिए, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए पहले तो कमेंट कर दूँ मैं कि यूजिंग कंपोजेबल फंक्शन, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो आपका यूज़ नेम है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कर्ली के अंदर लिखेंगे यूज़ नेम, और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये होगा आपका कंपोजेबल फोल्डर के name.js से। तो ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा क्या, 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम लोग अगर इसको कॉल करें तो ये हमें रिटर्न कर देगा वो ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कॉन्स्ट और नेम्स या फिर फुल नेम, इसलिए लिखते हैं फुल नेम इक्वल और यूज़ नेम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आपको ये फुल नेम जो है वह एक ऑब्जेक्ट होगा, ये फिर फुल नेम के बजाय सिर्फ नेम लिखिए, फिर नेम डॉट फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम मिल जाएगा, नेम डॉट लास्ट नेम से लास्ट नेम मिल जाएगा। और ऐसे करने के बाद इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, बिकॉज हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ है तो वही हम लोग वहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, ये आपका डीस्ट्रक्चर हो गया और आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल गया। अब आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे हम लोग अभी नॉर्मली यूज़ कर रहे थे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमारा सेम उसी तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये कंपोजेबल फंक्शन का कमाल है कि हमारा ये जो यहाँ पर लॉजिक था ये इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया एक इस फाइल में। अब कल को अगर मैं किसी कंपोनेंट के अंदर में सेम, जैसे कि मेरा यूज़र डॉट व्यू ये वाला फाइल है, अब इसके अंदर भी मुझे यही सेम लॉजिक चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाइन कोड हमें लिखना है, ये और ये 2 चीज़ हम लोग यहाँ पर से या इस कंपोनेंट में लिखेंगे और वही सेम जो लॉजिक है इस यूज़र डॉट व्यू में चला आएगा। फिर आपको जितने भी कंपोनेंट में चाहिए उतने कंपोनेंट में बस आपको ये 2 लाइन लिखना है और आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को प्राप्त कर पाएंगे अपने कंपोनेंट में। तो कितना ईजी हो गया, रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग अब अपने कोड को। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है, उसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से, बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। तो ये हो गया। और साथ में एक चीज़ और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे तो ये कंपोनेंट का कोड हमारा बड़ा हो जा रहा था। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं तो कोड आपका ऑर्गेनाइज भी रहेगा। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सोच के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यूजिंग कंपोजेबल फंक्शन यहाँ हमने देख लिया और कैसे इसको क्रिएट करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए कि कंपोजेबल फंक्शन के अंदर में कंपोजेबल फंक्शन को कैसे आप कॉल करते हैं वह दिखाता हूँ मैं। तो इसी में से हम लोग, ये हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन है ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ लॉजिक जो है उसको हटा के किसी सेपरेट फाइल में रखेंगे, वो भी हमारा कंपोजेबल बनेगा और इसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। यानी कि इसको और हम लोग डीप लेके जाएंगे, यानी कि इसको और छोटा करेंगे, इस कोड को सेपरेट करेंगे, कोड को छोटा नहीं सेपरेट करेंगे कोड को, ये आप कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक और फाइल क्रिएट करेंगे कंपोजेबल का। तो यहाँ पर आते हैं और एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, न्यू फाइल event.js। तो जो हमारा इवेंट है बस उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखेंगे यूज़, ये तो रखना ही है, इवेंट लिसनर। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा एक टारगेट हमारा आएगा, एक इवेंट आएगा और एक कॉल बैक आएगा, ये लिखा। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा ये इवेंट है ये वाला कोड इसको सेपरेट करेंगे। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो पूरा कोड इसको कमेंट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको करते हैं पहले कॉपी पेस्ट और फिर यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपका एक सेपरेट रहेगा कि क्रिएटिंग कंपोजेबल। बाकी यहाँ जो हम लोगों का टॉपिक है वह टॉपिक होगा कि कॉलिंग कंपोजेबल इनसाइड कंपोजेबल। सो इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये जो हमारा लॉजिक है ये वाला, ये पूरा का पूरा ये हम लोग हटा देते हैं। तो ये कमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट का कोई यूज़ नहीं होगा, सारे कमेंट हटा दो। कमेंट हमने ऊपर लिखा हुआ था उसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो ये जो हमारा लिसनर वाला कोड है इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी कट किया इसमें से और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये हमारा सेपरेट हो गया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपडेट नेम इसको पता नहीं है और अपडेट नेम हमने यहाँ कहीं इंपोर्ट वगैरह किया हुआ नहीं है।
लेकिन इसमें तो कुछ हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें ऑन माउंटेड चाहिए और ऑन अनमाउंटेड चाहिए, तो ये तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस अपडेट नेम को नहीं करेंगे, इसको अपडेट नेम को हम लोग कॉल बैक के रूप में यहाँ से पास करेंगे। सो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या पास करने का आवश्यकता है। हमने जो यहाँ से हटाया ये, इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने कंपोजर बनाया इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे और उसको पैरामीटर्स देंगे। सो इसको हटाते हैं और देखिए कैसे कंपोजर स्कीम्स यूज़ इवेंट लिसनर, ये हमने इंपोर्ट किया पहले। देखिए इंपोर्ट, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पर ये दो चीज़ें नहीं चलेगी, ये दो चीज़ें की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसमें सिर्फ रेफ से हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग इस तरीके से कॉल करेंगे इसको। और यहाँ पर हमें पहले टारगेट में क्या देना पड़ेगा कि ये जो टारगेट हमारा है ये, इसमें क्या जाएगा, विंडो। तो हम लोग यहाँ पर विंडो लिख देते हैं, इसमें कॉमा दिया, विंडो हमने लिखा। तो ये जो टारगेट होगा, ये टारगेट अब इस विंडो की जगह पर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर लिखिए, ठीक है। इसमें पैरामीटर के तौर पर पास किया, और नहीं पास करते हैं यहाँ पर विंडो डायरेक्टली लिखते हैं, तो वैसे भी आपका काम होता, ठीक है। बट हम लोग इसको डायनेमिक बना रहे हैं कंप्लीट तरीके से कि विंडो में हो सकता है, डॉक्यूमेंट में हो सकता है, किस में हो सकता है, तो उस तरीके से। तो विंडो लिखा और फिर इसमें इवेंट लिखना है कि कौन से इवेंट होने पर ये आपका चले, तो माउस इवेंट। अभी कल को क्या हो सकता है कि माउस, माफ़ कीजिएगा, माउस मूव लिखना है, माउस मूव। अब हो सकता है कि अभी इस कंपोजर फंक्शन में हम लोग माउस मूव में कर रहे हैं, कोई और कंपोजर फंक्शन होता है तो वहाँ पर हम लोग माउस क्लिक में कर दें, इसी वजह से यहाँ से हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है जी। तो समझ में तो आ ही रहा होगा कि फंक्शन है तो इसका क्या मतलब हो रहा है। और इसके बाद एक कॉल बैक लिखना है, तो कॉल बैक हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर पैरेंथेसिस देते हैं। कॉल बैक में हमें क्या करना है, कॉल बैक में ये जो कॉल बैक आप देख रहे हैं, इस कॉल बैक को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये लिखा, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको देखिए कॉल बैक किया हमारा हो गया। अभी कॉल बैक में क्या करना है, कॉल बैक में हमारा क्या होता है, कॉल बैक में देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो हम लोग अपडेट नेम में लिखते थे वही हमें कॉल बैक लिखना है। यानी कि ये जो चीज़ हो रहा था यहाँ पर, ये अब हमें यहाँ से कट करके इसके अंदर में लिख देना है कॉल बैक में। तो ये हमारा यूजलेस हो जाएगा, ये यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है और हमारा कोड इतना सा रह जाएगा। सो हमने क्या किया, ये जो हमारा कंपोजेबल है इसको हमने यहाँ पर कॉल करके और पैरामीटर के तौर पर ये सारी चीज़ें पास कर दी हुई जो कि ये यूज़ कर पाएगा। बस इतना ही करना है। और बाकी यहाँ यूज़ करने का तरीका आपने देखा हुआ है कि यूज़ नेम को कैसे यूज़ किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी और ये इसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कोई एरर नहीं, और देखिए हमारा सही तरीके से अभी भी काम कर रहा है। तो कंपोजेबल के अंदर में कंपोजेबल कॉल कर सकते हैं, एक साथ ही कंपोजेबल को कॉल किया जा सकता है, ये हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर देता हूँ। इसको हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज अब पहले ये चेक करेंगे, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, आई थिंक यहाँ तक का ये हाईलाइट करके रख देता हूँ। और यहाँ से आप यहाँ हमें अभी और काम करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सिर्फ कमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे। हमने देख लिया कि कंपोजेबल फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एक कंपोजेबल के अंदर दूसरा कंपोजेबल कैसे कॉल होता है, ये हमने देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा कि कंपोजेबल फंक्शन विद आर्गुमेंट कैसे कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। सो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट एग्जांपल लेंगे। तो नेम ये जो हमारा फाइल, इसको क्लोज कर देता हूँ, इवेंट ये फाइल भी क्लोज कर देता हूँ, और एक नया हम लोग फाइल यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि नया कंपोजेबल यहाँ पर बनाएंगे, कंपोजेबल फाइल। एक फाइल क्रिएट करते हैं कंपोजेबल में, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखते हैं fetch.js, या फिर गेट डेटा भी इसको कर सकते थे हम। फैच लिखा मैंने, कोई नहीं, ये भी चलेगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक कंपोजेबल बनाना है। तो एक्सपोर्ट लिखिए और फंक्शन लिखा, उसके बाद यूज़ फैच। देखिए इसको हम लोग कंपोजेबल में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डेटा फैच करेगा ये API से। तो अलग अलग कॉम्पोनेंट में आपको इसका आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी कॉम्पोनेंट को आवश्यकता पड़ सकती है डेटा फैच करने की। तो आप क्या हर एक कॉम्पोनेंट में डेटा फैच करने का कोड लिखेंगे, नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंपोजेबल फंक्शन बना रहे हैं, फिर जिस कॉम्पोनेंट में हमें आवश्यकता पड़ेगी उस कॉम्पोनेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करके डेटा फैच कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो यूज़ फैच मैंने इसका नाम रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर देंगे जिसमें मतलब आर्गुमेंट देंगे जिसमें URL होगा, और URL हमारा आएगा। इससे क्या होगा कि आप URL को डायनेमिक बना देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक कंपोनेंट में हमें हमारा URL कुछ और है, कोई API का URL कुछ है, दूसरे कंपोनेंट में हो सकता है कि कुछ और हो, तीसरे कंपोनेंट में हो सकता है कि कुछ और हो, इसलिए हम लोग आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर किया। अभी ये हमारा कंपोजेबल फंक्शन बन गया, और बाकी जो आपका काम होता है बिल्कुल सेम तरीके से वैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले टाइटल इसका लिख देता हूँ मैं कमेंट करके कि क्या देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कंपोजेबल फंक्शन विद आर्गुमेंट, जिसमें मैंने रेफ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हुआ है पहले। अभी इसमें
हमें डेटा मिलेगा और एरर मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट जो हमारा मेन होता है कि एपीआई से हिट होकर हमारा रिस्पॉन्स आए, तो रिस्पॉन्स में या तो डेटा आएगा या फिर एरर आएगा, दो में से कोई एक चीज़ आता है। हम लोग दोनों को स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल रेफ और यहाँ पर नल लिख दिया। इनिशियली ये नल रहेगा। उसी तरीके से हम लोग एरर के लिए एक बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एरर लिख दिया और रेफ। अभी हम लोग इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर एसिंक अवेट का यूज़ कर रहा हूँ, आप प्रॉमिस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस देन का आपको यहाँ पर नीचे अभी कुछ देर में बता दूंगा। पहले एसिंक अवेट का देखिए, बिकॉज एसिंक अवेट लोग लिख नहीं पाते हैं, इसमें कंपोजल फंक्शन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसका यूज़ करेंगे ज़्यादातर, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से, मैंने काफ़ी सर्च किया, एक दो जगह से ज़्यादा कुछ मिला नहीं। देखिए कि इसमें एसिंक अवेट कैसे यूज़ करते हैं, कि कंपोजल फंक्शन में एसिंक अवेट कैसे यूज़ करते हैं, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। सो कॉन्स्ट लिखा, उसके बाद नाम लिखना है, ये करेगा क्या, तो ये गेट करेगा डेटा और इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, बिकॉज फैच जो होता है वो अवेट मतलब एसिंक होता है, तो उसको अवेट लिखना पड़ेगा। अवेट लिखने के लिए हम लोग फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं एरो को जिस तरीके से लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ट्राई कैच हम लोग यूज़ करेंगे, ये ट्राई कैच यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, फैच और यहाँ पर यूआरएल दिया जाता है गेट रिक्वेस्ट करने के लिए। हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेटा फैच कर रहे थे, गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं फैच के बारे में, तो अब मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि फैच का कैसे यूज़ करते हैं, गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, डिलीट, अपडेट, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है सेपरेटली, आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसमें इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे कि फैच कैसे काम करते हैं, बस फैच का यहाँ यूज़ करेंगे। और हम लोग क्या कह रहे हैं, फैच का यूज़ करके एक एपीआई होगा जिस पे हम लोग हिट करेंगे और वो हमें डेटा देगा। सो फैच अवेट के साथ यूज़ होता है बिकॉज ये एसिंक है। और ये हमें रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स को हम लोग स्टोर करने के लिए आरईएस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट आरईएस। अभी आरईएस का हम लोग जेसन करेंगे तो हम ये डेटा दे देगा, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डेटा के लिए हमने ये वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर अवेट, उसके बाद रेस्ट डॉट जेसन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। अब डेटा को हमें कहाँ रखना है, डेटा डॉट वैल्यू में हमें रेस्ट डेटा को इनिशियलाइज कर देना है। तो हमारा ये जो डेटा, इस पर क्या चलाएगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा डेटा सर्वर से इस एपीआई के होने पर, वो हमारे इस वैल्यू में असाइन हो जाएगा, यानी कि डेटा डॉट वैल्यू हमारा चला जाएगा। कोई एरर रहा तो वो इसके हम लोग यहाँ पर कैच लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरर डॉट वैल्यू में जो भी एरर आएगा वह एरर हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर एरर लिखने की बजाय ERR लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये हमने लिख दिया, वैल्यू आएगा तो वैल्यू में जाएगा, एरर आएगा तो एरर में जाएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों साथ में नहीं आता। अभी ये जो फंक्शन है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो इसको हमें कॉल करवाना पड़ेगा। कॉल करने के लिए पहले इस फंक्शन से बाहर आइए और इसको यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लीजिए। ये तरीका है एसिंक अवेट का यूज़ करने का कंपोजेबल फंक्शन में। अभी रिटर्न करना पड़ेगा डेटा, तो रिटर्न क्या रिटर्न करना है, डेटा डॉट कॉमा एरर, दो चीज़ें हमें रिटर्न करनी है। तो जो भी इसको कॉल करेगा यूज़ फैच को, उसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा यूआरएल, कोई भी एक एपीआई यूआरएल पास करेगा, जो कि फिलहाल सिर्फ गेट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद ये रिटर्न करेगा डेटा और एरर, अगर एरर आएगा तो एरर मिलेगा, डेटा आएगा तो डेटा मिलेगा। तो ये हमारा कंपोजेबल बन गया। अभी इसको कॉल कैसे करना है, मतलब इसका यूज़ कैसे करना है, जब हम लोग यहाँ पर यूज़ करें कंपोजेबल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आइए और इसको यूज़ कैसे करना है वो देखिए। पहले क्या करना है, पहले इंपोर्ट कर लीजिए, तो इंपोर्ट डॉट डॉट कंपोजेबल डॉट फैच डॉट जेस, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं लेट यूआरएल इक्वल, और जेसन प्लेस होल्डर के बारे में अगर आपको पता होगा, जो कि हमें फेक एपीआई देता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। आपको यूआरएल में हिट करके दिखा देता हूँ, ये है हमारा, जो कि हमें एक पोस्ट देगा ये वाला, तो ये ही हम लोग हिट लेंगे, हिट करके वापस लेंगे सर्वर से रिटर्न करके। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, ये वाली इसकी ऑफिशियल साइट है जेसन प्लेस होल्डर, ये फेक एपीआई देता है फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ से मैंने ये लिया हुआ, देखिए यहाँ एक ये जो पोस्ट है इस पर हिट करेंगे तो वही आपको सेम डेटा मिलेगा। तो इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपली इस यहाँ पर इस स्ट्रिंग के तौर पर इसको पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से यूआरएल का ये वैल्यू बन जाएगा। उसके बाद हमने जो यूज़ फैच है, ये जो हमने किया हुआ इंपोर्ट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूआरएल दे देंगे। अभी ये रिटर्न करता है क्या, एक ऑब्जेक्ट, उसको आप होल्ड कर सकते हैं और डिस्ट्रक्चर करके कुछ इस तरीके से डेटा, जो भी आएगा डेटा हुआ, और एरर, जो भी एरर आएगा वह। ओके, सो ये हो गया। अब आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पूरे को कट करके, मतलब इस पूरे को यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से एक वेरिएबल बनाइए, फिर आप उसको यहाँ पर लिखिए, ज़्यादा बेटर दिखता है ये।
अब चूँकि हमारे पास डेटा है और एरर है तो आप चाहें तो इसको अपने टेम्पलेट में शो करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो करवाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, इसको कमेंट लिख देता हूँ मैं, इसको करते हैं कुछ इस तरीके से। ऊपर सब कुछ कमेंट है, हाँ कमेंट है। यहाँ पर आइए और सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाएंगे और डिव में लिखेंगे कि कोई एरर आता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वी इफ़। अगर एरर आएगा तो ये दिखेगा, ये डिव दिखेगा। इसमें हम लोग लिख देते हैं ओप्स एरर एनकाउंटर्ड, और एरर में जो भी आएगा, अगर एरर आएगा तो एरर में आएगा डेटा, वो हमें दिख जाएगा डिव में। वरना हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें लगाएंगे वी एल्स इफ। अगर नहीं तो फिर क्या आएगा, एरर नहीं आएगा तो क्या आएगा, डेटा आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेटा लोडेड, और जो डेटा होगा उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो डेटा हम लोग इस तरीके से डालने के बजाय हम लोग प्री करके डालते हैं, जिससे हमें वो दिखाई दे ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज होकर। आप एक ही करके प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे डेटा में हमारा क्या आ रहा है, डेटा में अगर टाइटल आ रहा है तो डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट ID, डेटा डॉट बॉडी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट सिंपली हम डेटा प्रिंट कर लेंगे। डेटा लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर ना तो एरर है और ना ही डेटा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मान लीजिए कि लोडिंग स्टेट में अभी हमारा फेच नहीं हुआ डेटा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वी एल्स करके। आई थिंक ये जो है इसी के अंदर में हमें लिखना चाहिए, बिकॉज ये इसी कंडीशन पे चलेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखिए। और फिर एक, अगर एरर भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, अभी लोडिंग फेज़ में है, तो उसके लिए हम लोग वी एल्स कर देते हैं और उसमें लिख देंगे लोडिंग, सिंपली इस तरीके से। और इसमें वी एल्स लिख दीजिए। सो वी इफ़ अगर एरर है तो ये चलेगा, वी एल्स इफ़ अगर डेटा आएगा तो ये चलेगा, जिसमें एरर नहीं आएगा तो डेटा आएगा। अगर एरर भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, तो उस केस में वी एल्स चलेगा और लोडिंग आपको देखने को मिलेगा। इसको सेव कर दीजिए और देखिए कि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, बिकॉज हमारा कोड तो कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कंपोनेंट में फेच करना है डेटा इस URL से। तो मैंने इसको कंपोजिबल बना लिया हुआ है, ताकि मैं किसी और कंपोनेंट में अगर मुझे चाहिए हो तो मुझे बस ये काम करना पड़ेगा और हमें मिल जाएगा। पूरा ये लॉजिक हमें लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, इसी वजह से। सो हमने यूज़ फेच को इंपोर्ट करके ये URL दिया, तो ये URL यहाँ पर चलाएगा और यहाँ पर डेटा ये क्रिएट होगा। फिर ये एसिंक चलेगा, फैच पर रिक्वेस्ट जाएगा और डेटा एरर दोनों हमें रिटर्न मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाला कुछ इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर लॉजिक लगा के इसको लिख रहे हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आइए और कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए। देखिए पहले लोडिंग था, उसके बाद डेटा हमारा आ गया, तो डेटा हमें दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप आर्गुमेंट पास करके अपना कंपोजिबल फंक्शन बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमारा जो URL है, ये वाला ये URL अगर चेंज होता है तो उस केस में ये फिर से डेटा फेच नहीं करता है। ठीक है, फिर से डेटा फेच नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग के तौर पर जा रहा है। तो एक बार इनिशियली जो डेटा इसको मिला वह डेटा इसने आपके वेब पेज में रख दिया। अगर कल को ये चेंज भी होता है तो वह डेटा को बदलेगा नहीं। उसको करने के लिए हम वो रेफ का यूज़ करते हैं, आर्गुमेंट पास करने के बजाय, यानी कि नॉर्मल आर्गुमेंट पास करने के बजाय रेफ का यूज़ करते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक एग्जांपल, तो आपको इसको समझ पाएंगे। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन चेंज URL, ये लिखा, और यहाँ पर URL को चेंज करने का काम करेंगे। तो ये जो URL आप देख रहे हैं, इसका हम लोग वैल्यू रीअसाइन करेंगे। यहाँ पर लेट लिखना है, कॉन्स्ट लिखेंगे तो ये रीअसाइन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको लेट में लिखा हुआ है। और एक और वेबसाइट है इसी तरीके से जो हमें फेक API देती है, ये वाली वेबसाइट dummyjson.com, जो हमें एक प्रोडक्ट देगी। ये हमें एक ब्लॉग पोस्ट दे दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक ब्लॉग पोस्ट है, यूज़र ID, टाइटल, बॉडी। लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं, जिसको रिप्लेस करेंगे, इसमें हमें एक प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा, ID मिलेगा, टाइटल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसका इमेजेस मिलेगा, ये सारी। तो इसमें ये हमारा रिप्लेस होगा इस वाले से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कोड में। यहाँ पर आया मैं, और मैंने ये चेंज URL में कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्लिक करवाएंगे और जिस पे हमारा ये चेंज होगा। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमने फंक्शन तो यहाँ बना लिया हुआ। यहाँ पर आइए नीचे और यहाँ पर बटन बना लीजिए। तो मैंने क्लिक पे चेंज URL को कॉल किया, ये चेंज URL ये हमारा होगा। तो देखिए अभी क्या होता है, अभी हमारा ये एक स्ट्रिंग के तौर पर जा रहा है URL। तो हमारा अगर इसमें कोई चेंज होगा तो वो हमें डेटा मिलेगा नहीं, नया डेटा हमें मिलेगा नहीं। URL चेंज होने पर कोई हमारा नया डेटा मिलेगा नहीं। तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो जाएगी जब हम लोग नॉर्मल आर्गुमेंट यूज़ करते हैं। तब इससे ओवरकम होने के लिए हम लोग रेफ का यूज़ करेंगे। तो पहले चेक तो कर लें कि हाँ, जब चेंज करते हैं तो हमारा डेटा चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ़्रेश कीजिए, कंट्रोल F5 करके रिफ़्रेश किया मैंने, और अभी डेटा हमारा लोड हुआ पोस्ट वाला, यानी कि हमारा जो URL हमने पास किया हुआ यहाँ से, ये वाला जेसन प्लेस होल्डर का, इसका जो भी डेटा था पोस्ट डेटा, वह हमें मिल जाता है
यहाँ पर दिख जाता जो कि नॉर्मल था और हम लोगों ने अभी तक यही देखा था। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा वापस से, कंट्रोल F5 एक बार और प्रेस कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसे चेंज URL में क्लिक किया वैसे ही मेरा URL तो चेंज हो गया होगा यहाँ पर, लेकिन इसने नया डेटा रखा नहीं यहाँ पर नया डेटा आ जाना चाहिए था, जो कि ये वाला डेटा होता है एक प्रोडक्ट का, बट आया नहीं। तो ये नहीं हुआ बिकॉज ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, इसी वजह से। तो हम लोग इसको अगर रेफ के तरीके से लेकर जाएं तो फिर हमारा ये काम हो जाएगा। तो चलिए हमको दिखाता हूँ कि अगर आप कंपोजल फंक्शन का अगर रेफ यूज़ करते हो तो कैसे यूज़ करना है जिससे ये चीज़ हमारा अचीव हो सके। तो इसको देखेंगे। हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक नया फाइल क्रिएट करना बेटर रहेगा, फिर इसको कॉपी करके एडिट थोड़ा सा कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले मुझे आपको दिखाना था कि ये वाला आप कैसे यूज़ करेंगे प्रॉमिस और देन से। तो उसका मैं कोड आपको लिख के दिखाता हूँ यहीं पर, ये काम करेगा सही तरीके से। देखिए मैंने कमेंट लिख दिया कि यूजिंग एसिंग का वेट, ये इस तरीके से कोड लिखना है, और यही सेम कोड हम लोग यूजिंग प्रॉमिस देन के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं। फंक्शन यूज फेच डेटा, इस तरीके से फेच URL देन डॉट देन, और यहाँ कॉल बैक लिखा हुआ है res.json हमें मिल जाएगा। फिर हमने जेसन को डेटा डॉट वैल्यू में डाल दिया, एरर को एरर डॉट वैल्यू में डाल दिया, फिर इसको रिटर्न कर दिया है। तो आप इसको फॉलो कीजिए या फिर इसको फॉलो कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो लोग अपनी मर्जी से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर कमेंट तो नहीं किया हुआ है, नहीं किया होता। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है बिना किसी एरर के। तो आप जो भी चाहें उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ एसिंग अवेट, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसको हाईलाइट करके आप लोगों के लिए रख देता हूँ। ओके, सो हमें देखना था कि अगर हम लोग यहाँ पर रेफ पास करें तो हमारा ये चेंज URL काम करेगा। अभी हमारा काम नहीं कर रहा। जब हम लोग URL चेंज करते तो नया डेटा हमारे पास फैच होकर नहीं आ रहा है, ये हमने देखा था यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको रेफ बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा नया डेटा आता है या नहीं आता है। सो ये जो हमारा URL है अभी ये स्ट्रिंग है, बट हम लोग इसको डायनामिक बनाएंगे। या तो ये रेफ होगा या फिर स्ट्रिंग होगा, दोनों में से कोई भी हो हमारा काम करेगा। अगर रेफ होगा तो चेंज जो होगा वो हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा। अगर स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ से भेजा जाएगा तो फिर वह चेंज नहीं दिखाई देगा, ये गेम होगा। तो देखिए कोड, फिर आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। तो हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, एक फाइल हम लोग और बना लेते हैं fetch1 कंपोजेबल बनाने के लिए। बिल्कुल इस पर छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसमें हमने बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ है। तो कंपोजेबल में क्या करते हैं, इसी कंपोजेबल fetch.js जो है इसी को कॉपी करते हैं और कंपोजेबल में एक बार पेस्ट कर देते हैं, और इसको रीनेम कर देंगे, ये fetch1 कर देते हैं इसका नाम, fetch1.js। ओके, ये नाम रख दिया हमने। बाकी कोड हमारा सेम है। fetch.js को मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये fetch कंपोजल फंक्शन विथ रेफ है हमारा, ये हमने चेंज कर दिया। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा इस बार आप इसको कर लीजिएगा। मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, सिर्फ एसिंग का वेट में ही इसको देखिए, ये कमेंट हटा देते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तब, जिससे कि हमारा लॉजिक यहाँ का क्लियर होगा बेटर तरीके से कि क्या क्या हमें चेंज करना है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट किया और इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट किया। अभी इसमें से देखिए हमें इसको रेफ बनाना है, ठीक है। रेफ बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे रेफ, बिकॉज ये इंपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर आइए और इंपोर्ट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, और हमें ये जो हमने URL बनाया हुआ है ये हमारा रेफ बनेगा। तो हम लोग इसमें रेफ से इसको रैप कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा बन गया रेफ ऑब्जेक्ट URL। अब ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा रेफ बन चुका है। और यहाँ पर जो हमारे URL पास करें ये भी हमारा एक रेफ है, ठीक है। और यहाँ पर URL डॉट वैल्यू में इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। सेम कोड रहेगा यहाँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप सेपरेट देखें, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, सो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगी। हमने सिर्फ बटन को यहाँ पर हटा दिया हुआ है अभी के लिए। तो ये हमने यहाँ से रेफ कर दिया। अभी मान लीजिए कि यहाँ से रेफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हमें देखना है। देखिए यहाँ से रेफ भी जा सकता है और स्ट्रिंग भी जा सकता है, दोनों ही केसेस हम लोग दिखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं fetch1 में, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ेगी, कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे आवश्यकता पड़ने वाली ईज रेफ की। ईज रेफ क्या करता है, जब यूज़ करूँगा तभी बता दूंगा, हालांकि मैंने ये आपको बताया हुआ पहले ही। फिर अनरेफ की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये भी। और यहाँ पर वॉच इफेक्ट, जिससे कि हम लोग ट्रैक कर सकें जो भी चेंजेस हो उसको। सो ये सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ फैच, ये ऐसे ही रहेगा, और URL हमारे यहाँ पर आएगा। URL हमारा एक
रेफ भी हो सकता है जो कि हमारा अभी के केस में रेफ है, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, दोनों ही हम लोग मानकर चलेंगे। सो यूआरएल यहाँ पर आ रहा है, जो भी हो रेफ हो या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग हो। डेटा और एरर ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हम लोग गेट डेटा इसको एसिंग बनाएंगे, ये भी इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर हम लोग रीसेट करेंगे ये जो डेटा है उसको, जो भी हमारा स्टेट है उसको हम लोग फेच करने से पहले रीसेट कर लेंगे। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट वैल्यू इक्वल नल, इस तरीके से लिखिए। फिर एरर डॉट वैल्यू इसको हम लोग कर देते हैं नल। तो हमने ये स्टेट को कर दिया रीसेट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ना नल, तो उसी को हमने रीसेट किया फेच करने से पहले एक बार। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे ट्राई के अंदर में, और यहाँ पर अवेट में जो आप यूआरएल लिख रहे हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट नहीं लिखें, डायरेक्ट लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर इसको अनरैप करके लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अनरैप, और यहाँ पर लिखिए यूआरएल। अभी आप कहेंगे कि अनरैप क्यों लिखा, ये करता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनरैप यहाँ पर क्या कर रहा है। अनरैप रिटर्न्स द इनर वैल्यू इफ़ द आर्गुमेंट इज़ अ रैप। तो अगर यूआरएल कोई रैप होता है, जो कि इस केस में है, इसका जो इनर वैल्यू होगा यानी कि ये जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, और वही हमें फेच में चाहिए, इसलिए मैंने इसको अनरैप करके लिखा हुआ। वरना यूआरएल हमारा क्या बनेगा, एक रैप ऑब्जेक्ट रह जाएगा, तो उससे फेच हमारा काम करेगा नहीं। ठीक है जी। फिर ये हमारा रेस्ट में आएगा, आरईएस में, ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से हमारा रेस्ट डेटा निकलेगा, ये भी ठीक है। डेटा डॉट वैल्यू में रेस्ट डेटा जाएगा, ये भी हमारा ठीक है। और एरर में आएगा तो एरर हमें हमारा एरर जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें ट्रैक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ इज़ रैप, जो हमारा यूआरएल है, अगर वह रैप है, जो कि है अभी के लिए, तो उस केस में क्या करना, वॉच इफेक्ट। तो उस केस में आप वॉच करना किसको, गेट डेटा को। ये गेट डेटा हमारा क्या है, एक फंक्शन है, इफेक्ट फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। सो यहाँ पर इज रेफ क्या करता है, इज रेफ चेक करता है कि जो वैल्यू आपने दिया हुआ यूआरएल, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये एक रेफ ऑब्जेक्ट है या नहीं। ये रेफ ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रू हो जाएगा, और वॉच इफेक्ट हमारा चलेगा। और वॉच इफेक्ट करेगा क्या, वॉच इफेक्ट अगर कोई भी चेंजेस होता है इस फंक्शन में तो उसको क्या करेगा, जैसे हम लोग वॉच इफेक्ट में ही ये फंक्शन लिख दिया करते हैं। अगर आपको मेरा वॉचर का वीडियो अगर आपने देखा होगा और आपको याद होगा, तो ये पूरा का पूरा हम लोग यहीं पर लिख दिया करते थे। फिर ये इस डेटा प्रॉपर्टी को ट्रैक करके कोई चेंजेस हो तो रिकॉल करके हमें देता था। तो वही सेम काम हमारा हो रहा है, बस हम लोग इसको अलग यहाँ पर एक लिख कर, यहाँ पर नहीं जी, यहाँ पर लिख कर और यहाँ पर अलग फंक्शन बनाकर, और बस फंक्शन का यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। तो सेम वही है, ठीक है, जो अपने वॉच इफेक्ट पढ़ा है, बस यहाँ पर सेपरेट है। तो क्या होगा कि जो भी हमारा रिएक्टिव स्टेट होगा यहाँ पर, जब भी वो हमारा चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रीफेच होगा और हमें नया डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये इज रैप फॉल्स हो जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग समझेंगे कि जो हमारा यूआरएल है वो सिंपल से एक स्ट्रिंग है। उस केस में सिंपली गेट डेटा को कॉल कर देना, उसको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक बार फैच करो और बस काम खत्म। ओके, सो अदरवाइज जस्ट फैच वंस एंड अवॉइड द ओवरहेड ऑफ अ वॉचर। तो ये करना है, बाकी आपको ये वाला यहाँ कॉल नहीं करना है। और डेटा और एरर हमारा जैसे रिटर्न हो रहा था वैसे रिटर्न होगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये फैच वन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, वरना हम लोग बाद में भूल जाएंगे। ये फैच जस्ट जो था वो आर्ग्यूमेंट के लिए था, फैच वन हमारा ये है जो कि हमारा रेफ का एग्जाम्पल के लिए है। सो इस एग्जाम्पल को देखने का मकसद ये था कि जब हम लोग चेंज करें यूआरएल तो नया डेटा हमारा आना चाहिए। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये डॉट वैल्यू होगा, ध्यान रहे हमने यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं लिखा था बिकॉज ये हमारा स्ट्रिंग था, यहाँ पर रेफ है तो मैंने इसको डॉट वैल्यू के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारा हो जाएगा, इस पे असाइन हो जाएगा जब हम लोग चेंज यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो। और नेट डेटा हमें दिखना चाहिए और यहाँ पर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। होपफुली सब कुछ ठीक है। सो लॉजिक मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे हमारा कंपोनेंट चलेगा वैसे ही क्या होगा, जब यूज़ फैच हमारा चलेगा तो ये हमारा चलेगा और साथ में हमारा यूआरएल चलाएगा। यूआरएल चलाएगा तो ये दो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। गेट डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको कॉल नहीं किया गया। अभी यहाँ पर आएगा, यूआरएल को चेक किया जाएगा क्या ये रेफ ऑब्जेक्ट है, हाँ है, अभी के लिए हमारा ये रेफ ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, वॉच इफेक्ट के साथ गेट डेटा को चलाएगा इस वाले को। फिर जो भी अगर कोई चेंजेस होता है उसको ट्रैक करके हमें देगा। ये हमारा लॉजिक है, रिफ्रेश करके हमें दे देगा। अभी के लिए ये लॉजिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर आया, मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल F5 करके अभी हमारा जेसन प्लेस होल्डर का ये जो डेटा, ये डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चेंज यूआरएल जैसे ही करेंगे वैसे ही ये यूआरएल हमारा चला जाएगा, इनिशियलाइज होगा यूआरएल में, जिससे कि हमारा डेटा चेंज हो रहा है। डेटा चेंज हो रहा है तो वॉच इफेक्ट उसको ट्रैक करेगा और ये डेटा हमें रिटर्न करके यहाँ पर दिखना चाहिए। ये हमारा मकसद है। तो चेंज यूआरएल में क्लिक किया, देखिए लोडिंग हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क में
रिक्वेस्ट जाएगा थोड़ा सा आपको लोडिंग दिखेगा, लेकिन हमारा डेटा यहाँ पर अब आ जा रहा है ट्रैक होकर नया वाला। तो ये काम हम लोग रेफ के साथ कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि मैंने रेफ पास नहीं किया, ठीक है, मैं यहाँ पर रेफ पास नहीं करता हूँ, ये मेरा एक स्ट्रिंग ही रहेगा, तो यहाँ मैंने इसको हटा देना है, यहाँ से ये हटाना है, फिर यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हटा देना है। हम लोग अभी भी fetch 1 में ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब fetch 1 का ही कंपोजेबल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या होगा, ये स्ट्रिंग के तौर पर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ये चलेगा यूज़ fetch और ये सारी चीज़ें होंगी, गेट हमारा चलेगा नहीं, बिकॉज ये यहाँ पर आएगा। यहाँ चेक करेगा कि क्या URL एक रेफ ऑब्जेक्ट है, नहीं, इस बार नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ये चलेगा एल्स में आएगा और सिंपली गेट डेटा को ये कॉल कर देगा। जो कॉल करेगा नल सेट होगा सब चीज़ सभी कुछ में, और नॉर्मल सा एक बार ये डेटा में फैच करके दे देगा। इवन आप इसको चेंज करें, इसका भी कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आप ट्रैक नहीं करेगा। सो ये रिएक्टिव नहीं होता है, इस चीज़ को ट्रैक नहीं करेगा। सो यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश, चेंज वाले में क्लिक करें, देखिए अब आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कि ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ये वाला हो गया। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें दो लॉजिक लिखा हुआ है। अगर रेफ कोई पास करता है तो क्या करना है, ये ट्रैक करना है। अगर कोई स्ट्रिंग पास करे तो भी उसके लिए क्या करना है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो ये है जब आप रेफ के साथ यूज़ करते हैं कंपोजल फंक्शन को, तो उसका तरीका। ओके जी, इसको मैं अभी रेफ कर देता हूँ वापस से। तो इसको रेफ कर दें, बिकॉज रेफ ही हमें इसमें देखना था। और ये fetch1.js है और ये fetch.js था, तो दोनों अलग अलग फाइल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको कमेंट कर देते हैं, बिकॉज इसका एग्जांपल मुझे अभी आपको दिखाना नहीं है। और आई थिंक इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये भी कमेंट कर देते हैं। आपको देखना है यहाँ से ये फुल नेम ये वाला करके आप हाईलाइट करके रख देता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा। और आई थिंक कहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये वाला देखिएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, ये वाला देखिए, ठीक है। और ये जो हमने कहाँ लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर name.js में, जो कि हाईलाइट ऑलरेडी है। सो आपको एक नाम मिल जाएगा यहाँ पर, आई थिंक देख लेता हूँ एक बार, देखिए हाँ ये काम कर रहा है सही तरीके से। सो ये पूरा टॉपिक था हमारा किसका, कंपोजेबल फंक्शन का, जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला, लॉजिक को रीयूज़ करना हो तो उसके लिए, या फिर एक ही कंपोनेंट में बहुत सारा कोड आपका हो जा रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंपोजेबल फंक्शन का। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।